जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं मलेशिया के मर्डेका स्क्वायर पर खड़ा हूँ। यदि अपने प्यारे भारत के साथ कोरिलेट करते हुए बोलूँ तो 14 अगस्त 1947 के आधी रात के पार्लियामेंट हॉल से आपको साप्ताहिक परंतु विशेष शुभकामनाएं। आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आपको स्वस्थ, प्रसन्न और गौरवान्वित परंतु सचेष्ट रखे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि यहाँ कौन खड़ा है और क्यों या कैसे, बल्कि महत्वपूर्ण और विचारणीय है यहाँ के दृश्यों को देखकर मेरे मन में उठ रहे सवाल और उनके उत्तर। सवाल है कि मलेशिया की तुलना में हम कहाँ खड़े हैं और क्यों। यदि फ्लैशबैक में जाएं तो 1947 में भारत आजाद हुआ और 1957 में मलेशिया, लेकिन आज दोनों देशों की ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क साफ साफ दिखाई देता है। ये देखिए सामने मर्डेका स्क्वायर का यह ऐतिहासिक महल, पेट्रोनास ट्विन टावर्स, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, केएल टावर, मर्डेका 118 और यह वांग सिटी का तालाब इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोगों और लीडरशिप ने कितनी तेजी से काम किया है। और दूसरी तरफ हम हैं जो आज भी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए लड़खड़ा रहे हैं। आखिर क्यों? गीता के अध्याय 4 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न येति माम येति सह अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन हमारे जन्म यदि दिव्य नहीं हुए तो क्या हुआ? मनुष्य को भी इस धरती पर श्रेष्ठ कर्म करने का अधिकार तो प्राप्त ही है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते। मलेशिया में विकास यूं ही नहीं हुआ। पिछले 60-70 सालों में यहाँ के नेताओं ने देश को सुख, शांति और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की नीयत से काम किया है। यदि हम डाटा के आधार पर भी विश्लेषण करें तो पाएंगे कि ये देश अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा रखने में हमसे बहुत आगे है। साथ ही यहाँ की न्याय व्यवस्था अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ती। इनके एक प्रधानमंत्री भारी आर्थिक दंड के साथ भ्रष्टाचार के कई मामलों में पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ राजनीतिक सोच अक्सर जनता को उलझाए रखने और बुनियादी मुद्दों को भटकाने में ही लगी हुई है, ताकि लोग सवाल न पूछें। बची खुची कसर ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार ने पूरी कर दिया। अधिकतर लोग, चाहे आम जनता के बीच से हों या फिर सरकारी तंत्र, अधिकांश लोग भ्रष्ट हैं। कुछ निर्लज और हताश लोग तो यह भी कहते हैं कि जिनको मौका नहीं मिलता वही ईमानदार है इस देश में। बिल्कुल गलत। ये वाक्य सिर्फ उनका अपने व्यक्तित्व की एक परछाई मात्र है और कुछ नहीं। अब तो जले पर खाज की स्थिति बन गई है। खैर, दूसरी तरफ सिंगापुर और मलेशिया के लोगों ने, चाहे वह नेतृत्व हो, प्रशासन हो या फिर आम आदमी, सबने अनुशासित होकर मेहनत की और ईश्वर के दिए संसाधनों से ही यह ऐश्वर्य खड़ा किया है। यहाँ के लोगों में सार्वजनिक संपत्तियों को साफ रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और अपने काम के प्रति ईमानदारी की संस्कृति बहुत मजबूत है। जो भी यहाँ आया, तंत्र ने उसे अपने रंग में ऐसा रंगा कि कोई अपना स्वयं का रंग नहीं दिखा सका। अब बात हमारी, तो हम भारतीय इनसे ही क्या, विश्व में और कई देशवासियों से भी सामर्थ्यवान और शक्तिमान हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विफलता हमारी मानसिक पंगुता है। एक बड़े स्तर पर समाज में जो निष्क्रियता, बेईमानी और चलता है वाला रवैया आ गया है, वह हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सुख सुकून और देश की प्रगति पर जैसे कोई गहराई से सोचना ही नहीं जानता। वांग सिटी के इस तालाब का पानी जहां मन को शांति देता है, वहीं ये गगनचुंबी ट्विन टावर हमें ललकारती है कि अब आत्मग्लानि में डूबने और सोने का समय नहीं है। यदि वास्तव में गीता के कर्मयोग के सिद्धांत को हम मानते हैं तो हमें अपनी निष्क्रियता तोड़नी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ के लोगों ने अनुशासित होकर मेहनत की,
तो फिर हमें भी अपने नेताओं से अनुशासित होकर सही विकास, सही शासन और विश्व स्तरीय जन सुविधा और व्यवस्था की मांग करनी ही होगी। लेकिन जब तक जनता जागेगी नहीं और स्वयं अनुशासित नहीं होगी, तब तक वह पेशो पेश में रहेगी और दिल से आवाज नहीं उठा पाएगी। परिणाम, तब तक देश में सच्चा सुख और सुकून नहीं आ सकता। आइए इस चकाचौंध से सिर्फ प्रभावित न हो, बल्कि कुछ सीख लेकर खुद और अपने भारत को बदलने का संकल्प लेकर कुछ ऐसा कर जाएं कि अमर हो जाएं। हरे कृष्ण, जय हिंद। अगले सप्ताह की मुलाकात रेडांग आइसलैंड पर होगी। तब तक के लिए जय हिंद।